नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पे हम बहुत सारे फैक्ट्स देखेंगे जो कि आपके आंसर्स को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर एक क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता है और किस तरीके से उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। तो लेकिन लेक्चर शुरू करने के पहले हम आपको बता दें कि यह वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर देख रहे हैं और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लें और सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। आप चाहें तो हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एस या ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे पेड कोर्स से ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सभी पीडीएफ्स दे दी जाती हैं, इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाती है और जो हमारे रेगुलर टेस्ट होते हैं उससे आप अपनी परफॉर्मेंस को भी रेगुलरली इवैल्यूएट कर सकते हैं। आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको अपनी डिवाइस पर सिर्फ टेलीग्राम को इंस्टॉल करना है और उस पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल को सर्च करके आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। ये बिल्कुल ही फ्री है और इस पर आपको सभी नोटिफिकेशंस दे दी जाती हैं। आप चाहें तो हमें इन नंबर पर कांटेक्ट करके और भी कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए तो आप इन नंबरों पर कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है पेपर नंबर 1 से। और पेपर 1 में ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन है, डिस्कस द इश्यूज एसोसिएटेड विद द टू चाइल्ड पॉलिसी इन इंडिया। भारत में 2 बच्चे की नीति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें। जैसा कि हम जानते हैं जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो जो इंडिया है वो सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, मतलब कि जो पहली सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है वो है चाइना की और दूसरे नंबर पे किसकी है वो है इंडिया की। ठीक है, तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड में इसकी सबसे ज़्यादा मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की अगर हम नज़रिए से देखें। ठीक है, और अभी जो फिलहाल में जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 125 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो कि बहुत ही एक चिंताजनक की बात है क्योंकि इंडिया जो है जनसंख्या के तो आधार पर अगर हम देखें तो सेकेंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट इस कंट्री है, लेकिन जो इसके पास एरिया है वो कितना है, एरिया में ये 7वें नंबर पे है। तो यहाँ पे जो इतनी भी जो पॉपुलेशन है उनकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो यहाँ पे जो इंडिया के जो प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उस पर भी प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लोगों की डिमांड्स पूरी करने के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या फिर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा खर्च होती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो अपनी जो पॉपुलेशन है उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें, जिससे कि हम इंडिया को और बेहतर बना सकें, इसके इकोनॉमिक ग्रोथ को और बेहतर कर सकें। और ऐसा माना जा रहा है कि वर्ष 2050 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.69 बिलियन हो जाएगी, जो कि चाइना की भी पॉपुलेशन से ज़्यादा होगा। ऐसा देखा जा रहा है कि पिछले 40 वर्षों में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो दुगनी हो गई है और अगले कुछ ही दशकों में जो है हम वो चाइना की पॉपुलेशन को क्रॉस करके वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएंगे। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है इंडिया के लिए और इसके लिए जो है बहुत सारे जो है हमें कदम उठाने पड़ेंगे। पिछले साल अगर हम बात करें तो जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे मोदी जी, उन्होंने भी लाल किले से यह पॉपुलेशन कंट्रोल की बात उन्होंने वहाँ पर उठाई थी। और इसी साल फरवरी में, ठीक है, फरवरी 2020 में एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया गया था। ये एक प्राइवेट मेंबर बिल था जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, मतलब कि ये एक संविधान संशोधन विधेयक लेकर आया गया था जिसमें कि यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की गई थी। और इस बिल में क्या कहा गया था, इस बिल में ये कहा गया था कि जो भी व्यक्ति अपनी जो फैमिली साइज़ है, अपना जो परिवार का जो उसका साइज़ है, अगर उसको 2 बच्चों तक ही सीमित करता है, अगर वो स्मॉल फैमिली तक ही अपनी फैमिली को सीमित करता है तो उसको बहुत तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उसको बहुत तरीके से प्रोत्साहन दिया जाएगा। वो प्रोत्साहन किस रूप में होंगे, वो होंगे शिक्षा के रूप में कि उनके जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, टैक्सेशन के रूप में उनको कर में बहुत सारी छूट दी जाएगी और उनको एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत ज़्यादा वरीयता प्रेफरेंसेस दी जाएंगी। तो इस तरीके से जो भी बच्चा जो भी इंडिविजुअल जो है अपनी फैमिली साइज़ को लिमिट करता है 2 बच्चों तक ही, तो वहाँ पर 2 बच्चों तक सीमित करता है तो उनको बहुत तरीके से प्रोत्साहन देने की इस बिल में बात की गई है। और इस बिल के अंतर्गत जो है इस बिल के साथ ही एक 47A एक नया अनुच्छेद कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में ऐड करने की बात की गई है, जैसे
जैसा कि हमने बात की कि ये एक संविधान संशोधन विधेयक था, तो इसमें एक नया अनुच्छेद जो है वो ऐड करने की बात की गई है। वो किसके अंतर्गत, वो पार्ट 4 में जो कि है DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत जो है इसमें 47A को ऐड करने की बात कही गई है। और इसमें ये कहा गया है कि जितने भी जो भी इंसेंटिव्स दे रहे हैं या फिर जो भी कंसेशन दिया जा रहा है, जो भी रियायतें लोगों को दी जा रही हैं, वो उन लोगों से वापस ले लेना है जिनका कि जो कि अपनी फैमिली को स्मॉल फैमिली तक सीमित नहीं करते, 2 बच्चों तक सीमित नहीं करते, तो उनसे बहुत तरीके की रियायतें जो है वो वापस लेना, उनके कंसेशंस को कम कर देना। तो इस तरह की बिल जो है फरवरी 2020 में लेकर आया गया था। तो अब हम देखते हैं कि आखिर बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी पहले हैं जिन्होंने कि 2 बच्चे की नीति पर बहुत सारा जो है कदम उठाए हैं, और अपनी जो उनके जो अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स हैं, रेस्पेक्टिव राज्य हैं, वहाँ पर वो लोग जो हैं वो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को ऑलरेडी जो है कई सारे ऐसे राज्य हैं जो कि उठा चुके हैं। पहले अगर हम असम की बात करें तो असम ने क्या कहा है, असम ने कहा है कि 2021 से, ठीक है, वर्ष 2021 से जो भी ऐसा व्यक्ति है जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो वो व्यक्ति जो है वह गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होगा, उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाएगी वर्ष 2021 के बाद। अगर जो जिनके पास पहले से नौकरी है उनकी तो कंटिन्यू होगी, लेकिन अगर जो कोई जिनका में नया रिक्रूटमेंट हो रहा है तो उसमें क्या होगा, उसमें अगर किसी व्यक्ति के 2 बच्चे से अधिक हैं तो उनको वहाँ पर जो है सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। इसी तरह अगर हम बात करें हरियाणा की, तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश की, महाराष्ट्र की, हिमाचल प्रदेश की, उड़ीसा की, ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर कि उन्होंने क्या किया है, वो नॉर्म्स लेके आए हैं कि अगर किसी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे हैं तो वहाँ के वो जो लोकल बॉडीज़ के जितने भी इलेक्शन हैं, जितने भी स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, उसके लड़ने के लिए वो लोग अयोग्य होंगे, ठीक है, वो इनएलिजिबल होंगे, उनको पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उनको उस इलेक्शन में वहाँ पे लड़ने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे कुछ राज्य हैं, ठीक है, जैसे कि हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा। इसी तरह अगर हम देखें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश भी ऐसे ही एक नॉर्म्स लेके आए हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि जिस भी व्यक्ति के 2 से अधिक चिल्ड्रन होंगे, 2 से अधिक बच्चे वाला व्यक्ति जो है वो सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होगा, वो इनएलिजिबल होगा। ऐसा ऑलरेडी जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसे ऑलरेडी लॉज बनाए जा चुके हैं। इसी तरह अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, ठीक है, जो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर भी इस तरीके का बिल लेके आने की बात की जा रही है, और वहाँ पे बोला जा रहा है, इस बिल के अंतर्गत बोला जा रहा है कि जिस भी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे होंगे उनको जो है पंचायत के चुनाव में लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और साथ ही साथ जितनी भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, उससे भी उनको वंचित कर दिया जाएगा, उससे भी उनको लाभ जो है वो नहीं दिया जाएगा। जितने भी जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जहाँ पे राशन लोगों को मुफ्त मिलता है, तो वहाँ पे उनको 2 बच्चे तक का तो राशन जो है वो सरकार जो है उपलब्ध कराएगी, लेकिन उसके आगे के जो अगर तीसरा बच्चा है या चौथा बच्चा है तो उसके लिए जो है लोगों को फुल पेमेंट करना होगा। तो इस तरीके से कई तरीके का बिल लेकर आए जा रहे हैं, जिससे कि हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल में किया जा सके। तो इससे क्या क्या लाभ होंगे, ठीक है, इस बिल को लाने से क्या क्या लाभ होंगे। अगर हम 2 चिल्ड्रन की पॉलिसी नॉर्म या 2 चिल्ड्रन के नॉर्म को अगर हम वहाँ लेकर आते हैं तो इससे लाभ क्या क्या होंगे, अब हम एक नज़र उस पर डाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिक्रीज इन फर्टिलिटी रेट। यहाँ पे अगर हम जो 2 बच्चों के नॉर्म्स को लेके आएंगे तो प्रजनन दर में हमें कमी देखने को मिलेगी, जो कि अभी हमारी जो करंट इंडिया की जो TFR है, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो कितनी है, वो 2.23 है। और हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए जो हमारा जो लक्ष्य है उसे 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट तक लेकर आना है। टोटल फर्टिलिटी रेट एक वो होता है जो कि एक महिला जो है अपने जीवन काल में कितने बच्चे को जन्म देती है, उसको हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। और ये जो 2.1 का लक्ष्य रखा गया है, ये क्या है, ये है फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट रेट, ठीक है, रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी, रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। इससे माना जा रहा है कि अगर एक महिला
ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर एक महिला 2.1 बच्चे को जन्म देती है अपने पूरे जीवन काल में, अगर इसी रेट से चलता रहा तो आने वाले दिनों में हम इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको स्टेबलाइज कर सकेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे लॉन्ग रन में जो है स्टेबल होना शुरू हो जाएगी, अगर हम जो टोटल फर्टिलिटी रेट है अगर हम उसको 2.1 तक सीमित करते हैं। तो अगर हम टू चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म लेकर आते हैं तो उससे क्या होगा, उससे हमें प्रजनन दर में कमी देखने को मिलेगी। कई बार होता है जो लोग होते हैं मेल चाइल्ड प्रेफरेंस के लिए जो है बहुत सारे बच्चे को पैदा करते हैं, तो जिसकी वजह से जो है टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत हाई हो गया था हमारा इंडिया का। लेकिन फ़िलहाल में हम देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन इसको और घटाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम टू चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म लेकर के आएँ। ठीक है, इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी हमारा जो है वो कम होने में मदद करेगा। जो भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसको भी कम करने में हमें मदद मिलेगी। मतलब कि बेरोज़गारी की दर को कम करने में भी हमें मदद मिलेगी अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, उस पर भी बोझ जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन कम होगी तो उस तरीके से हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज की जो नीड है, जो वांट्स हैं, वो भी धीरे धीरे कम होने लगेंगी, जिससे कि प्राकृतिक संसाधन पर जो बोझ होगा वो भी कम होने लगेगा। नॉर्मल सेक्स रेशियो, सामान्य लिंग अनुपात हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो है मेल चाइल्ड प्रेफरेंस के चलते जो है बहुत सारे जो बच्चे जो हैं पैदा हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो हमारा जो सेक्स रेशियो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद अगर हम टू चाइल्ड पॉलिसी लेके आएंगे तो हम देखेंगे कि जो लिंग अनुपात है वो भी सामान्य होने लगेगा। इसी के साथ बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, लोगों का जो जीवन स्तर है उसको भी बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं तो। लेकिन इसके साथ साथ जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या हैं, इसके साथ साथ क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं, इसके साथ साथ क्या क्या चुनौतियाँ हैं, अब हमें एक नज़र उस पर डालेंगे, जो कि क्वेश्चन की हमारी एक्चुअल डिमांड है। तो अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो इसमें क्या होगा कि स्क्वीड सेक्स रेशियो ड्यू टू प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड, जो पुरुष बच्चे की पसंद के कारण जो है लोगों की प्रेफरेंस जो है वो पुरुष बच्चा होता है ज़्यादा। लोग चाहते हैं कि हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक मेल चाइल्ड होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके चलते, उसके प्रेफरेंस के चलते जो हमारे लिंग अनुपात है उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि क्योंकि लोग क्या करेंगे, लोग जो है मेल चाइल्ड को प्रेफर करेंगे, तो उसकी वजह से जो है हम देखेंगे कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो है मेल की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो पूरा जो सेक्स रेशियो है वो कहीं ना कहीं हमारा हम स्क्यूड सेक्स रेशियो देखेंगे, उसका झुकाव जो है वो मेल की तरफ ज़्यादा होगा। इसके बाद हम देखेंगे शॉर्टेज ऑफ एजुकेटेड पीपल इन नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी में शिक्षित लोगों की कमी है। जैसे जैसे हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली हम लोग बहुत एडवांस कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जो है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस कर रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर जो है, अगर हम आज जो है वो नई पीढ़ी नहीं आएगी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं होगी, तो आगे आने वाले कुछ समय में जो है वो हमारे यहाँ पे एजुकेटेड पीपल, या फिर हम कह सकते हैं जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस जो पॉपुलेशन है उसमें कमी आ जाएगी। आज इंडिया की अगर हम बात करें तो ये एक यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड में जाना जाता है, और यहाँ की एवरेज एज कितनी है, एवरेज एज इंडिया की है कितनी, 29 ईयर्स। लेकिन अगर हम टू चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म लेके आए तो ये जो हमारी जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगेगी, और जो है धीरे धीरे जो है हम टेक्नोलॉजिकली पीछे होते जाएंगे। जो हम एक यंगेस्ट कंट्री हैं वो धीरे धीरे जो है हमारी जो एवरेज एज है और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जैसा कि हम देखते हैं जापान में, चाइना में, जहाँ पर कि ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लिए गए हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और जो नए बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है उसकी जनसंख्या बहुत कम है। इससे पूरी सोसाइटी में प्रेशर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ओल्ड एज पॉपुलेशन जो है वो काम कर नहीं सकती, तो जो आज की वर्किंग पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा काम करती है, और अपने टैक्सेशन के पैसे से जो उनको जो टैक्स देते हैं उससे क्या होता है, उससे जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है उनको बहुत तरीके से इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सरकार है वो
उनका बहुत ज़्यादा खर्च होता है ओल्ड एज पॉपुलेशन की देखभाल में। तो ये सब बहुत ज़्यादा कारण है कि जो है टू चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म अगर हम अपनाते हैं तो ये बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो आगे हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो इंडिया का फर्टिलिटी रेट है ये ऑलरेडी डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। अभी जैसे कि हमने बात की 2.23 ही है और हमें चाहिए कितना 2.1 चाहिए उसको स्टेबलाइज करने के लिए लॉन्ग रन में। तो इसलिए हमें जो टू चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म है उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो पूरा है ये एंटी वुमेन बिल है, एक महिला विरोधी बिल है, क्योंकि महिलाओं को जो है बहुत तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा कि वो जो है वो एक मेल चाइल्ड को ही जन्म दे, उनको जबरन गर्भपात कराया जाएगा अगर उन्हें पता चलता है कि उनके उनके जो गर्भ में है वो एक फीमेल चाइल्ड है, तो उनका ज़बरदस्ती जो है जबरन जो है गर्भपात करा दिया जाएगा। कन्या भ्रूण हत्या और मानव तस्करी, ठीक है, जैसे फीमेल ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है। फीमेल इन्फेंटिसाइड, जब लड़की जन्म ले देती है तो उसका तुरंत ही मार दिया जाता है। तो इस तरह के केसेस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं सोसाइटी में। तो ये एक बहुत ही सोसाइटी में जो है बहुत ही गलत संदेश जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर टू चाइल्ड को तक ही अपने बच्चे को सीमित करना है तो यहाँ पे जो है लोगों की प्रेफरेंस क्या है कि वो मेल चाइल्ड ही हो। तो ये हम पूरा एक देख सकते हैं कि ये एंटी वुमेन लॉ इसको कहा जा सकता है। अगेंस्ट यूएन पॉलिसीज ऑन रिप्रोडक्टिव राइट, 1968 में यूएन ने कहा था कि जितनी भी अगर रिप्रोडक्टिव अपनी फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है, उनके जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव आधार है, वो एक फैमिली के इंडिविजुअल या फिर जो जितने भी मैच्योर इंडिविजुअल्स हैं वो उनका एक अधिकार है। तो ये पूरा जो यूएन का कन्वेंशन है, जो यूएन की जो पॉलिसी है उसके पूरा ही अगेंस्ट चला जाएगा ऐसा लॉ। फोर्स्ड माइग्रेशन, बहुत से लोग जो हैं वो जबरन पलायन कर जाएंगे अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके, ऐसे नॉर्म्स है नहीं टू चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म, जो कि वहाँ पे हम लोग बहुत पहले जो है चाइना में भी ये देखा गया था कि वहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म था। तो फिर वहाँ से भी जो चाइना से जो है लोग जो है ज़बरदस्ती जो है पलायन कर जाते थे उस कंट्री में जहाँ पर कि ऐसे लॉज है ही नहीं। तो इस तरीके से जो है जबरन पलायन को भी हम देख सकते हैं आगे आने वाले दिनों में अगर हम टू चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म को अपनाते हैं तो। इसके बाद हम देखेंगे अगेंस्ट इट इज़ राइट, ठीक है, अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी टू कंटेस्ट इलेक्शन, जो हमें संविधान में लड़ने की सभी को समान अधिकार दिया गया है कि कोई भी जो व्यक्ति है अगर लोकल बॉडीज़ में के इलेक्शन के लिए अगर वो 21 साल से ऊपर है या फिर और अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में के लिए अगर वो 25 साल से ऊपर है तो वो कोई भी व्यक्ति जो है इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसका कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है जिनके 2 बच्चे हैं या जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं, और यहाँ पे लोगों की जो राइट्स है उसका कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। इसी तरीके से जो पूरा ये जो बिल है ये अगेंस्ट क्या है, राइट टू एजुकेशन के, शिक्षा के अधिकार के खिलाफ है, क्योंकि जो सरकार कहती है कि जो जो राइट टू एजुकेशन लेके आया गया तो उसमें क्या क्या कहा जाता है कि जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं जिसको कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बढ़ा के 3 से 18 साल कर दिया गया है, ठीक है, कि सभी बच्चों को यूनिवर्सल एजुकेशन की बात की गई है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसमें क्या है कि दो बच्चों के बाद जो है जितने भी बच्चे होंगे उनको कोई भी एजुकेशन में कंसेशन नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो तीसरा बच्चा किसी फैमिली का है, चौथा बच्चा है, उसकी शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा जो है हम नकारात्मक असर देखने को हमें मिलेगा। तो जिसकी वजह से जो राइट टू एजुकेशन है वो उसके भी खिलाफ है, उसके भी विरोध में ये बिल पूरा हमें बताता है कि उसके भी विरोध में है। इसके बाद नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि होगी, जो कि आज की हमारी जो नई पीढ़ी है वो उसमें वृद्धि नहीं होगी और जो एज ओल्ड पॉपुलेशन है उसमें वृद्धि होगी। तो कहीं ना कहीं जो है हमारी पूरी सोसाइटी पे प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा कि इसमें कि हमारी जो पूरी सोसाइटी का जो फाइनेंशियल बर्डन है, जो सरकार का फिजिकल बर्डन है, वो बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा कि उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। इसके साथ साथ जो वुमेन है उनको फोर्स काउंटरसेप्शन और फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी के लिए भी हम देखेंगे कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा इसके लिए भी जो है बहुत ही ज़्यादा ढकेला जाएगा, उनको बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया जाएगा कि वो स्टेरिलाइजेशन करा लें या कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स लेने के लिए भी फोर्स किया जाएगा। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट का जो बर्डन है, जो ओल्ड एज पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा जो इंसेंटिवाइज किया जाता है, उनको बहुत तरीके से जो पेंशन दी जाती है,
तो उस तरीके से सरकार पर भी बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, क्योंकि न्यू जनरेशन जो है वो बहुत कम हो रही है, लेकिन ओल्ड पीपल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि सरकार के ऊपर जो बर्डन है वो भी बहुत ज़्यादा जो है हमें देखने को बढ़ेगा, जो कि क्या होगा, और जो कि जो हम जब ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ेगी और न्यू जनरेशन नहीं आ रही, तो जो हमारी जो श्रिंकिंग पॉपुलेशन हो रही है, ठीक है, जो न्यू जनरेशन जो हमारी श्रिंक हो रही है, उसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमारा जो आर्थिक विकास है कंट्री का, वो भी बहुत ज़्यादा हैम्पर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी हमारा यहाँ पे हैम्पर होगा। इसके बाद जैसा कि हमने बात की कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.23 है, और जो हमें चाहिए वो कितना चाहिए, वो हमें 2.1 चाहिए, जो तो हम अपने टारगेट से जो है बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमें इस तरह की पॉलिसीज़ जो है वो चाहिए ही नहीं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि 20 स्टेट्स और यूटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने 2.1 का जो लक्ष्य है वो पूरा कर चुके हैं, और साथ साथ 5 स्टेट्स ऐसे हैं, ठीक है, 5 स्टेट्स ऐसे हैं जिनका की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.2 से कम है। तो हम देखते हैं कि हमारे जो इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो ऑलरेडी डिक्लाइन हो रहा है, और केवल 11 ही ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर कि 2.2 से ज़्यादा है हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट, और वहाँ पे भी जो है वो धीरे धीरे टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वहाँ उन राज्यों में भी कम हो रहा है, और इन 11 राज्यों की जो पॉपुलेशन है वो केवल 42% है। तो हम देखते हैं कि हमें इस तरीके के नॉर्म की ज़रूरत ही नहीं है। हमें ज़रूरत किसकी है, हमें ज़रूरत है कि हम सोशल डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान दें, जो हमारा सामाजिक विकास है हम उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। जो हमारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 4, वो कहता है कि वुमेन की जो एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत ही कम ध्यान दिया जा रहा है। वुमेन की एजुकेशन एंड हेल्थ पे बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। तो ज़रूरी है कि वुमेन की एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ पर ध्यान दिया जाए, ताकि उन लोग को पॉवर्टी से हम लोग बाहर निकाल सकें। और जैसे जैसे ये माना जाता है कि जैसे जैसे लोग जो हैं वो पॉवर्टी से बाहर आते हैं, जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते हैं, वो खुद ब खुद जो है अपनी फैमिली को जो है स्मॉल फैमिली पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग सोशल डेवलपमेंट पे, सामाजिक विकास पर ध्यान दें, ना कि लोगों को ज़बरन जो है 2 चाइल्ड पॉलिसी के लिए हम पुश करें। तो ये हमने पूरा क्वेश्चन जो है पॉपुलेशन कंट्रोल पे डिस्कस किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पेपर नंबर 2 से, जो कि है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ के अंतर्गत आता है। तो उसमें हम बात करेंगे कि डिस्कस द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की भूमिका और महत्व पर चर्चा करें। तो अब हम इस क्वेश्चन को पूरा देख लेंगे यहाँ पर। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होती क्या है, मतलब कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी होती क्या है। तो इसकी बात सबसे पहले कब की गई थी, वो बजट 2020-21 में इसको सबसे पहले इसकी बात की गई थी। तो अब हम तो आखिर ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है ये क्यों लेकर आया जा रहा है, या फिर इसका काम क्या है, पहले हम इसको समझेंगे। तो जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है ये एक स्वतंत्र निकाय होगा, ठीक है, ये एक स्वतंत्र निकाय होगा जिसका कार्य क्या है, जिसका कार्य है कि जितने भी केंद्र सरकार की नौकरी होती है, केंद्र सरकार की, वो भी ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो सेवाएं होती हैं, उसके लिए कई सारे जो है जितने भी कई सारे जो है एग्जामिनेशन होल्ड किए जाते हैं। तो उसके लिए एक कॉमन टेस्ट, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लेने का कार्य किसका होगा, वो होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का। तो अगर हम बात करें तो ये एक स्वतंत्र निकाय है जो कि केंद्र सरकार के साथ जो है ग्रुप बी और ग्रुप सी की सेवाओं के लिए, विभिन्न भर्तियों के लिए प्रारंभिक स्तर का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है उसको आयोजित करेगा। तो ये हो गया एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट होती है पूरी जो भर्ती की प्रक्रिया होती है, तो उसी के लिए जो कॉमन, जो एक जैसे एक प्री लेवल होता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग जब हम लोग सिविल सर्विसेज के लिए एक प्रिलिमिनरी लेवल होता है, प्री एग्जाम होता है, फिर मेंस एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो इसी तरीके से जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसका कार्य क्या है कि जितनी भी केंद्र सरकार की, ठीक है, इसमें याद रखिए कि ये केवल केंद्र सरकार की ग्रुप बी और ग्रुप सी की सेवाओं के लिए जो केवल जो है उसके लिए प्री लेवल पे, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप होता है उस लेवल पर ये एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो लेता है। और शुरुआत में
ठीक है। शुरुआत में ये केवल 3 डिपार्टमेंट के लिए ही जो है वो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो है वो होल्ड करेगा, केवल 3 विभागों के लिए, जो कि है एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, दूसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो कि बैंकिंग का पूरा एग्जामिनेशन होता है। जितने भी पब्लिक बैंक्स है वो अपना उनका एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है एसबीआई को छोड़ के, तो उसका भी जो प्री लेवल का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा वो कौन होल्ड करेगा, वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ही होल्ड करेगी। और जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसका जो प्री लेवल का जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की सर्विसेज हैं उसके लिए भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कौन होल्ड करेगा, वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होल्ड करेगी। तो इन तीनों ही डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, इन तीनों ही डिपार्टमेंट के लिए केवल एक ही एग्ज़ाम होगा प्री लेवल पर। तो इसलिए इसको जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि इन तीनों ही डिपार्टमेंट, कई सारे डिपार्टमेंट के लिए केवल एक ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इसके आगे क्या एडवांटेजेस हैं वो हम आगे समझेंगे। इसी के साथ साथ जो हम देखते हैं कि जो टीयर 2 और टीयर 3 के जो लेवल होते हैं, जैसे कि समझ लीजिए जो प्री लेवल हो गया हमारा, जो सिविल सर्विसेज का है, वो तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने कंडक्ट किया, ठीक है। लेकिन जो लेवल 2 और लेवल 3 के जो एग्जामिनेशन होंगे वो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, जो अपने अपने डिपार्टमेंट है, वही जो है वो वहाँ पे कंडक्ट करेंगे। तो ये केवल एक समझाने के लिए था। यहाँ पे केवल हम केंद्र सरकार की बात करेंगे, और वो भी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पे जितने भी जो इन तीनों डिपार्टमेंट के जो प्री लेवल के जो एग्ज़ाम होगा वो तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो होल्ड करेगा। इसके बाद जो है जो फर्स्ट लेवल पे, ठीक है, जो फर्स्ट लेवल पे जो बच्चे जो हैं कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो पास होंगे, उसके लिए जो है टीयर 2 और जो टीयर 3 के जो एग्जामिनेशन वो कौन होल्ड करेगा, वो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ही होल्ड करेंगे। मतलब कि अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से अगर कुछ रिक्रूटमेंट्स होने हैं तो लेवल 2 और लेवल 3 के जो एग्ज़ाम होंगे, मतलब कि मेंस होगा या इंटरव्यू होगा, जितने भी एग्जाम्स होंगे वो कौन होगा, वो कौन होल्ड करेगा, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही होल्ड करेगा। और उसी के बेसिस पे वहाँ पे उनका रिक्रूटमेंट जो है प्रोसेस पूरा माना जाएगा। तो यहाँ पर केवल ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो केवल शुरू का जो प्री लेवल है, जो फर्स्ट लेवल एग्जाम में एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, वो केवल वही होल्ड करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो जो है वो 3 लेवल पर कंडक्ट किया जाएगा। एक मैट्रिकुलेट लेवल पे, मतलब कि 10th लेवल पे, ठीक है, 10th पास, फिर उसके बाद है हायर सेकेंडरी, मतलब कि 12th, और फिर एक ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। तो इन 3 लेवल पे जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो एग्ज़ाम जो है वो होल्ड करेगी। और जो सीईटी जो है, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, वो 12 लैंग्वेजेस में जो है कंडक्ट किया जाएगा, जो कि संविधान की 8वीं सूची में दिए गए हैं, ठीक है। जो जितनी भी 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस दी गई हैं, उसमें से 12 लैंग्वेज में सीईटी जो है उसको होल्ड किया जाएगा। और जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो जितनी कंट्री के, वो देश के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी ज़िले हैं, उन सभी जगह होल्ड किया जाएगा। और इसमें कम से कम जो है 1000 जो है एग्जामिनेशन सेंटर बनाने की बात कही गई है। अभी तक जैसे जो बहुत ही कम शहर होते थे, जैसे कि जो कि मेनली जो कैपिटल सिटीज़ होती हैं, ठीक है, वहाँ पर ही जो है एग्ज़ामिनेशन कोई भी होल्ड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी ज़िले हैं, हर ज़िले में एग्ज़ाम को होल्ड करने की बात इसके अंतर्गत कही जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं अपने शहर में रहकर ही जो है वहाँ पर वो एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। और जो सीईटी का स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। मतलब कि अगर आपने एक बार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अगर आपने उसको पार कर लिया है, अगर आपका अच्छा स्कोर आ गया है, तो अगले 3 साल तक आप उस स्कोर के ज़रिए जितनी भी इसमें भर्तियां आती हैं इन 3 डिपार्टमेंट में, ग्रुप बी और ग्रुप सी की, तो उसमें वो कैंडिडेट जो है अपने स्कोर के साथ वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए जो है स्कोर जो है ये 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। और अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई बच्चा जो है, उसने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है उसका बहुत अच्छा स्कोर आ गया है, तो 3 साल तक उसको दोबारा से जो है प्री एग्ज़ाम, जो लेवल 1 का एग्ज़ाम है, उसको देने की ज़रूरत नहीं है। वो 3 साल तक जो है वो केवल मेंस या फिर टीयर 2 टीयर 3 के एग्ज़ाम में डायरेक्टली अपीयर हो सकता है। तो बार बार जो है वो जो प्री लेवल का जो एग्ज़ाम है 3 साल तक, उसको वहाँ पर अपीयर करने की ज़रूरत नहीं है।
तो इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है, इसके क्या क्या महत्व हैं, इसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मतलब कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, हम एक बार उस पर चर्चा कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, जो टाइम टेकन, जो भर्ती प्रक्रिया में जो समय जो लगता है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी, क्योंकि जितना भी पूरा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके लिए एक कॉमन एग्ज़ाम होगा। तो वहाँ की जो भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत ही ज़्यादा हमें कमी देखने को मिलेगी। इसके बाद फाइनेंशियल बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगा, वो स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है, जितने भी छात्र हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन पर जो उनका जो पैसा जाता है बहुत ज़्यादा जो है फॉर्म भरने में और कई सारी किताबें खरीदने में, तो फिर उससे भी जो है अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, अलग अलग उनके मॉडल पेपर होते हैं, अलग अलग उनके प्रीवियस पेपर्स होते हैं। तो उन सब का जो है पैसा जो है बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। उनका जो फाइनेंशियल बर्डन है, उनका जो वित्तीय बोझ है वो बहुत कम आ जाएगा, क्योंकि जो एग्जामिनेशन कॉस्ट है, कई सारे फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। इसके साथ साथ जो उनको एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करनी पड़ती है अपना एग्ज़ाम देने के लिए। तो वहाँ पे जो उनका यात्रा और फिर जब होटल में रहते हैं दूसरी जगह जाके, तो उन सभी का जो रहने का खर्च होता है, यात्रा और रहने का खर्च होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आएगी। तो छात्रों पर का जो वित्तीय बोझ है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। ऐसा माना जाता है कि 1.5 से 2 करोड़ बच्चे जो हैं हर साल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, और उनको क्या करना पड़ता है, उनको अलग अलग फॉर्म्स भरना पड़ता है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, जिससे कि उनके ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब एक ही एग्ज़ाम होगा, तो कई सारे डिपार्टमेंट के लिए अगर एक ही एग्ज़ाम होगा तो उनको केवल एक ही बार फॉर्म भरना पड़ेगा और एक ही बार फीस देनी पड़ेगी, एक ही बार एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा, जिसके साथ साथ जो है उनके जो फाइनेंशियल बर्डन है वो बहुत ही ज़्यादा कम होंगे। जब एक ही एग्ज़ाम होगा तो उनको बार बार जो है उनको जो बार बार जो बहुत सारी परेशानी होती है कि हर एग्ज़ाम के लिए बार बार उपस्थित होना है, तो वो परेशानी भी जो छात्रों पर है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। एक कॉमन सिलेबस होगा, एक सामान्य पाठ्यक्रम होगा सभी पेपर के लिए। तो इससे जो है बच्चे जो है एक बहुत अच्छे ढंग से एक ही तरीके से पूरे कंसंट्रेशन के साथ एक ही तरीके से एक ही पैटर्न पर जो है कई सारी परीक्षाओं के लिए अपियर हो सकते हैं और उसके लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उनको अलग अलग विभाग के पेपर के लिए अलग अलग तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग तरीके से कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। जब एक ही डिपार्टमेंट जो है, मतलब जब एक ही एजेंसी जो है उनका एक कॉमन एग्ज़ाम लेगी, तो उन्हें अलग अलग पेपर के लिए अलग अलग कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग पाठ्यक्रम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जो छात्रों पर जो फाइनेंशियल बर्डन के साथ साथ जो एक स्टडी का अलग से बर्डन होता है वो भी, और जो एक मेंटल प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशन पैटर्न, एक जो पूरा जो परीक्षा पैटर्न है उसमें हम देखेंगे कि वो एक स्टैंडर्ड तरीके से किया जा रहा है। अलग अलग परीक्षा जो है वो अलग अलग तर्ज पे कराई जाती है। तो अब क्या होगा, अब अलग अलग डिपार्टमेंट की एक परीक्षा जो है वो एक ही होगी, तो एक जो पूरा जो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो भी एक स्टैंडर्डाइज तरीके से होगा। जब अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो अपने अपने तरीके से जो पेपर लेते हैं, तो उसमें भी उन लोग का बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा लगता है। तो कई तरीके से अब हम देखते हैं कि अगर सभी डिपार्टमेंट का जो अगर एक कॉमन एग्जामिनेशन होगा, तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो वित्तीय कॉस्ट जो आती है, जो फाइनेंशियल कॉस्ट जो आती है, उसकी लागत जो है वो भी बहुत कम होगी। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी जो 3 डिपार्टमेंट में जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है 3 डिपार्टमेंट की अगर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेगी, तो उससे जो हर साल जो है 600 करोड़ रुपए की बचत होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे फाइनेंशियल बर्डन भी कम हो रहा है, इससे हैसल भी कम हो रहा है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं उन लोग को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बार बार जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में। तो ये सब तरीके से जो है हैसल को कम कर रहा है। और जो बच्चों को ऊपर जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है उसको भी बहुत ज़्यादा कम कर रहा है। फाइनेंशियल प्रेशर है, अलग अलग एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, तो इस तरीके से जो है इसके बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है, ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज रखता है। और आने वाले समय में कह रहे हैं कि अगर ये जो है अगर इन 3 डिपार्टमेंट के लिए अगर ये सक्सेसफुल रहा, तो आगे आने वाले समय में और भी डिपार्टमेंट्स को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंतर्गत ही जो है एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है उनका भी कराया जाएगा और उसी के ज़रिए जो है भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।
तो इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की अगर हम बात करें तो। सबसे पहले तो हम बात करें कि बहुत सारा जो है आजकल हम प्राइवेटाइजेशन देख रहे हैं, जो सरकार जो है वो प्राइवेटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, वो निजीकरण पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। तो आने वाले समय में जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो है महत्व जो है वो कम हो जाएगा। तो जैसे कि हम देखते हैं कि रेलवेज़ का जो है निजीकरण हो रहा है, बहुत सारे जो पब्लिक एंटरप्राइजेज़ हैं उनका निजीकरण पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो वो जितनी भी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करेंगे, वो अपनी खुद के ही एग्जामिनेशंस होल्ड करेंगे और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के परव्यू में उसके अंतर्गत जो है बहुत ही कम जॉब्स को ऑफर किया जाएगा। तो यहाँ पे बढ़ते निजीकरण के साथ जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को लेकर आना जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे तभी जो है स्थिति जो की त्यों बनी रहेगी, क्योंकि जितने भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं वो अपने हिसाब से जो है रिक्रूटमेंट करते हैं, अपने हिसाब से चयन करते हैं, अपने हिसाब से पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, भर्ती प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। तो यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उसकी जो कहीं ना कहीं जो सिग्निफिकेंस है वो हमें कम होनी होती दिख रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिमिटेड टू फ्यू डिपार्टमेंट्स, अभी जो है कुछ विभागों तक ही सीमित है, केवल 2-3 विभाग तक ही सीमित है। और यहाँ पे सैकड़ों विभाग हैं जो कि अपना अलग अलग से एग्जामिनेशन होल्ड करती है। हाई कोर्ट अलग से एग्जामिनेशन होल्ड करती है, सुप्रीम कोर्ट अलग से एग्जामिनेशन होल्ड करती है। जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं वो अपने अलग एग्जामिनेशन होल्ड करते हैं। तो इस तरीके से अभी के जो कि है कि बहुत ही कम विभाग तक ही सीमित है। तो बहुत ही ज़्यादा जो हम बच्चों को जो है रिलीफ यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। इंडिया में बहुत सारी ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बहुत ही ज़्यादा ऐसी वैकेंसीज भी हैं जो कि कई सालों से जो है उसमें भर्ती हुई नहीं है। ठीक है, वो बहुत बहुत सारे पद ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए हैं। और जो जैसे कि हम अगर बात करें कि 2018 तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी 7 लाख जो पद हैं वो खाली थे। तो इतनी बड़ी संख्या में जहाँ पे पद खाली हैं वहाँ पे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो क्या मतलब कि वो केवल 3 डिपार्टमेंट का ही अगर एग्जामिनेशन होल्ड करती है तो बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जो है जो वैकेंसीज जो है वो भी अनफिल्ड रहती हैं। तो इस वजह से बहुत सारा जो है जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है वो अपने लेवल पे जो टियर 2 लेवल का और जो टियर 3 लेवल का जो उन्हें एग्जामिनेशन कराना होता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। तो यहाँ पर केवल नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है फर्स्ट लेवल का एग्जामिनेशन कराने के बाद अगर सेकेंड लेवल टियर 2 और टियर 3 का लेवल का एग्जामिनेशन जो है रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट उसको पूरा करने में, भर्ती प्रक्रिया करने में बहुत ज़्यादा समय लगाती है, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। इसके साथ साथ हम देखते हैं केवल 14% ही केवल जो एम्प्लॉयमेंट है किसी स्टेट में वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इन 3 डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, मतलब कि रेलवेज़ के अंतर्गत या डिफेंस के अंतर्गत आता है। बाकी सारी प्रक्रिया भर्ती कौन करती है, वो रेस्पेक्टिव स्टेट्स करती है, रेस्पेक्टिव राज्य ही करती है। तो यहाँ पर जो है इसमें राज्यों को भी लेकर इसके पर्यों में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इसका बहुत ज़्यादा महत्व होगा, तभी जो है इससे बच्चों को लाभ मिल पाएगा। जो कॉमन एग्जामिनेशन है तो वो जो एक ही परीक्षा जब होगी तो बच्चों के जो चयन होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का अगर किसी एक बच्चे का कोई डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम में बैठा हुआ है, अगर वो एग्ज़ामिनेशन अच्छा नहीं हुआ तो वो अगले एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादा मेहनत करता है और सोचता है कि उसी साल उसका कहीं ना कहीं चयन हो जाए। लेकिन अगर एक कॉमन एग्जामिनेशन टेस्ट होता है और उस साल अगर उसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो पाता या किसी कारणवश वो उस साल जो है उस एग्ज़ाम में जो है वो वहाँ पर नहीं अपीयर हो पाता, तो उसका जो पूरा 1 साल है वो बर्बाद हो जाता है और उसे फिर पूरा 1 साल का वेट करने के बाद ही उसे अगले साल जो है यहाँ पर या ये जो साल में 2 बार जो इसको कंडक्ट किया जाएगा तो अगली बार ही वो उसमें अपीयर हो सकता है। तो इसलिए जो बच्चों का जो मोरल है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन होगा। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, एक एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, एक एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो वो सोचते हैं कि हम नेक्स्ट पेपर के लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे, वो भी अच्छा नहीं हुआ तो और नेक्स्ट पेपर के लिए वो लोग और ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक कॉमन एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पर उनका अगर पेपर अच्छा नहीं होता तो उनका मोरल जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन होगा। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि
हमको इसको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा स्टेट्स को लाने की ज़रूरत है, इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। फ़िलहाल में अगर हम देखें तो जो सरकार ने 3 साल के लिए 1517 रुपये, सॉरी 1500 सॉरी 1517.57 करोड़ जो है इसको 3 साल के लिए इसके लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए आवंटित किया है, जिसमें कि यहाँ पे जिसके अंतर्गत की जो 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे भी वहाँ पे एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात की जा रही है। इसी के साथ साथ ज़रूरी है कि ये जो ऑनलाइन टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा जो ग्रामीण क्षेत्र में, देखिए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट से कंफर्टेबल नहीं है, तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों के बीच में गांव गांव जाके वहाँ पर लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जा सके और उन लोग को बताया जा सके कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो सभी जो है अपेयर कर सकते हैं और किस तरीके से अपेयर करना है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गाँव गाँव जाके जागरूकता फैलाई जाए। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि जो गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें तो गर्ल चाइल्ड को भी जो है उनका भी पार्टिसिपेशन जो है हम देखेंगे कि गर्ल चाइल्ड का पार्टिसिपेशन भी और ज़्यादा बढ़ रहा है जो सरकारी नौकरी में, क्योंकि अभी क्या होता है लड़कियां जो हैं वो बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाती हैं, तो लेकिन अब जब हर डिस्ट्रिक्ट में अगर सेंटर को बनाया जाएगा तो वहाँ पर जो है गर्ल चाइल्ड को भी और ज़्यादा जो है उनका भी मनोबल जो है और ज़्यादा बढ़ेगा, उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वो किसी भी सेंट्रल एग्ज़ाम के जितने भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम है उसमें जाकर बैठें और अपियर हों और अपनी एक सीट जो है वो सुनिश्चित करें। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये इसकी जो रीच है वो और ज़्यादा हो, वाइडर रीच हो, और ज़्यादा बच्चों को इसके अंतर्गत लेके आया जा सके, उनको एक पहले ट्रेनिंग दी जाए, उनको एक डेमो एग्ज़ाम दिया जाए, मॉक एग्ज़ाम दिया जाए कि किस तरीके से ऑनलाइन टेस्ट जो है उनको ऑनलाइन टेस्ट किस तरीके से दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो विलेज हैं, जो गांव के बच्चे हैं वो कंप्यूटर चलाना जानते ही नहीं है, तो इसलिए उनको भी ज़रूरी है कि वहाँ पर लोगों को इसके बारे में अवेयर कराया जाए और उनको एक ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरीके से अपेयर होना है। जो ऑनलाइन टेस्ट है वो जो है हम कह सकते हैं कि पूरे में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा, डिले जो प्रोसीजर में पूरा डिले होता है उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, लोगों के लिए कन्वीनियंट है, बहुत सारा पैसा बचेगा, इंस्टीट्यूशंस का बहुत सारा पैसा बचेगा अलग अलग एग्ज़ाम कराने में, बच्चों का बहुत ज़्यादा पैसा बचेगा अलग अलग एग्ज़ाम को देने में, फॉर्म भरने में, ट्रैवल एक्सपेंसेस बचेगा और जो लॉजिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो भी बचेगा। और ये माना जा सकता है कि जो पूरी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है ये एक पैराडाइम शिफ्ट की तरह काम करेगी। जो गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है इसमें एक बहुत ही बड़ा हमें बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले समय में। ठीक है, तो ये हमने पूरा सेकेंड पेपर की बात कर ली। अब हम बात करेंगे पेपर नंबर 3 की, और क्वेश्चन है व्हाट इज स्टबल बर्निंग, लिस्ट सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू मिटिगेट इट। ठूंठ जलना या पराली जलाने से क्या अभिप्राय है, इसे कम करने के लिए सरकार की ओर से लिए जा रहे कदम पर भी प्रकाश डालिए। तो हम इस क्वेश्चन को पूरा यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर स्टबल बर्निंग या ठूठ जलना होता क्या है, और स्टबल बर्निंग या ठूठ जलने के भी पहले हम समझेंगे कि आखिर ये ठूठ स्टबल या जिसको हम पराली कहते हैं वो होता क्या है। तो जब भी हम किसी क्रॉप को किसी हार्वेस्टिंग जब भी हम किसी मशीन के द्वारा उसकी कटाई की जाती है, मैकेनाइज्ड वे में किसी फसल की कटाई की जाती है, तो उससे जो क्रॉप्स हैं, जो हमारे जो ग्रेन्स हैं वो तो निकल जाते हैं, लेकिन बाकी पीछे क्या बचता है, वहाँ पे खेत में पुआल बच जाता है। तो उसी पुआल को हम क्या कहते हैं, उसको हम ठूठ या फिर स्टबल या फिर हम पराली कहते हैं। और पराली को जब जानबूझकर उसमें आग लगाई जाती है फार्मर्स के द्वारा उसी खेत में, तो हम उसको कहते हैं, वो क्या होता है, वो होता है पराली जलाना या फिर स्टबल बर्निंग। लेकिन आखिर इसका स्टबल बर्निंग या फिर पराली क्यों जलाई जाती है, एक चीज़ हमें ये भी समझनी होगी। तो होता क्या है, जो राइस होता है, ठीक है, राइस जो है वो जून जुलाई में बोया जाता है और उसकी कटाई कब होती है, वो होती है अक्टूबर में। और यहाँ पे जो नवंबर का पीरियड है, ठीक है, नवंबर से ही जो है वीट को जो है बोया जाता है। तो
जिसके कारण अक्टूबर से नवंबर के बीच में इनको केवल 10 से 15 दिन बचते हैं पूरा खेत को साफ करने के लिए। जब राइस की कटाई होती है और जब वीट की बुआई होती है तो उसके बीच में उन्हें केवल 10 से 15 दिन मिलते हैं, जबकि वो पूरी जो है अपने खेत को दोबारा से तैयार कर सकते हैं। तो अपने खेत को साफ सफाई करने के लिए जितना भी राइस है उसका जो क्रॉप रेसिड्यू रह गया है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं लोग, उसी पुआल में या फिर पराली में आग लगा देते हैं, जिससे कि जो खेत होता है उनका वो फिर से जो है साफ हो जाता है और वो वीट बोने के लिए, गेहूं बोने के लिए उसको तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर जानबूझ के उसमें आग लगाई जाती है ताकि नेक्स्ट क्रॉप के लिए जो कि वीट है उसके लिए उनके खेत को तैयार किया जा सके। तो ये होता है हमारा पराली जलना। और हम लोग अक्सर, क्या हम लोग हर साल देखते हैं कि अक्टूबर नवंबर के महीने में बताया जाता है कि जो दिल्ली एनसीआर रीजन है वहाँ पर पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसका कारण सबसे बड़ा क्या है, क्योंकि जो पंजाब हरियाणा या फिर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो पराली जलाई जाती है उसका धुआं उड़ के जो दिल्ली एनसीआर में आता है और इसी वजह से वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल जो है वो बहुत हाई हो जाता है अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो ये होता है हमारा पूरा स्टबल बर्निंग। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉरी तो हम ये कह सकते हैं कि जो इससे नकारात्मक असर क्या पड़ता है, तो इससे जो है सॉइल की जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही कम हो जाती है। और साथ साथ जो दिल्ली एनसीआर में जो पोल्यूशन होता है अक्टूबर नवंबर के महीने में वो भी इससे देखने को हमें मिलता है। इसके साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा जो एनवायरमेंटल कंसर्न है वो बहुत ज़्यादा है इसको पराली जलाने के। कैसे, क्योंकि इससे एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे एयर पॉल्यूशन जो है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम पराली जलाते हैं, ठूठ जलाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टबल बर्निंग के कारण जो वातावरण में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और पर्टिकुलर मैटर और ब्लैक कार्बन जैसे बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में पहुंचते हैं, तो जिससे कि एयर पॉल्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो दिल्ली में जो बहुत ही ज़्यादा हेज़ी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉग हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है ना विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, वो भी इसी के कारण होती है। इसमें क्या होता है, अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली एनसीआर के रीजन में जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 है उसकी मात्रा जो है वातावरण में, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे जो पूरा वातावरण है बहुत ही ज़्यादा हेजी हो जाता है, फॉगी हो जाता है, हमें बहुत ज़्यादा स्मॉग देखने को मिलता है अक्टूबर नवंबर में दिल्ली एनसीआर के रीजन में। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो सॉइल फर्टिलिटी होती है, ठीक है, जो सॉइल फर्टिलिटी होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। सॉइल फर्टिलिटी का क्यों कम होती है इसका रीज़न भी हम समझ लेंगे, क्योंकि जब हीट होती है, ठीक है, जब हम स्टबल बर्निंग में या फिर जब हम पराली जलाते हैं तो उससे बहुत सारी जो है हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होगी तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहाँ पे जो उस मिट्टी में जो बहुत सारे जो बैक्टीरियाज हैं, फंजाई हैं, वो सब भी क्या होते हैं, वो सब भी मर जाते हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ की जो फर्टिलिटी है उस पूरी मिट्टी की, उस पूरी सॉइल की, उस पर भी हमें नकारात्मक इफेक्ट देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, अपर लेयर ऑफ द जो सॉइल की अपर लेयर होती है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब उससे क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवी भी मर जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे जो जो भी वहाँ पे क्रॉप्स बोए जाते हैं उस पर डिजीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वहाँ पे जो पेस्ट होते हैं वो उनका भी अटैक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कमी से, और अच्छे बैक्टीरियाज और फंजाई के मर जाने से उस पूरे सॉइल की फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से आखिर लॉज हैं, ऐसे कौन कौन से कानून बनाए गए हैं जो कि फसल अपशिष्ट जलाने को सीमित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक्शन 144 ऑफ द CPC सिविल प्रोसीजर कोड है, जो कि पैडी को बर्निंग, जो भी जितना भी पैडी का रेसिड्यू होता है, जो भी अपशिष्ट होता है उसको जलाने से रोकता है, उस पर जो है उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। किससे? CPC की धारा 144 के अंतर्गत। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और नेशनल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995 के जरिए भी जो पराली जो जलाती है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। NGT ने, जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है, जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है,
एनजीटी जो है, ट्रिब्यूनल एनजीटी जो है, इसने क्या किया है, इसने राजस्थान, यूपी और हरियाणा और पंजाब में, ठीक है, यहाँ पर पराली जलाने को एकदम ही बैन कर दिया गया है कि यहाँ पर जितना भी क्रॉप रेसिड्यू होगा यहाँ के फार्मर्स इसको नहीं जला पाएंगे। लेकिन अभी भी फार्मर्स क्या करते हैं, हर साल हम देखते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में फार्मर्स जो होते हैं, जो किसान होते हैं, वो अपने खेत की सफाई करने के लिए जितना भी क्रॉप रेसिड्यू होता है, जो उतना भी फसल के जो अपशिष्ट होता है, उसमें आग लगाते हैं, जिसके कारण हमारा जो वातावरण होता है वो बहुत ही ज़्यादा दूषित हो जाता है। तो इसके लिए कौन कौन से सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, सरकार की कौन कौन सी पहलें हैं, अब हम एक नज़र उस पर डाल लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जो पंजाब की सरकार है, उसने क्या, एक मशीन है जिसको हम कहते हैं हैप्पी सीडर्स। ये हैप्पी सीडर्स क्या काम करती हैं, इसको ट्रैक्टर पे ही लगा दिया जाता है और ये दो काम साथ साथ करती हैं। ये जो राइस है, इसको काटने के साथ साथ जो वीट है, हमारा जो गेहूँ है, उसकी बुआई भी एक साथ करती है। तो एक कटाई और बुआई, ये काम दोनों एक साथ कर रहे हैं हैप्पी सीडर्स, ठीक है। तो राइस जो कि पैडी है, उसकी तो कटाई कर रहे हैं और जो वीट है उसकी जो है बुआई कर रहे हैं। लेकिन इसके जो हमारे किसान भाई लोग हैं, वो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो इसके जो अवेलेबिलिटी नंबर्स हैं, ठीक है, इनकी संख्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इनकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा है, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। तो जो किसान है वो इसको लगाने से बहुत ही ज़्यादा कतराते हैं, क्योंकि उनके लिए ये जो है बहुत महंगा पड़ जाता है और ये साल भर तो इनका यूज़ होता नहीं है। तो जिसकी वजह से ये लोग जो है इस मशीन को खरीदने से बहुत ही ज़्यादा कतराते हैं। इसके साथ साथ जो इसकी अवेलेबिलिटी और सूटेबिलिटी भी उनको जो लगता है कि इसकी बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इनका जो नंबर्स हैं वो बहुत कम है, संख्या में बहुत कम अवेलेबल हैं। इसकी अवेलेबिलिटी पे भी इसकी गैर अवेलेबिलिटी की वजह से भी जो है किसान जो है इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं हैप्पी सीडर्स का। इसके बाद हम देखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये बहुत सारी ऐसी मशीन्स प्रोवाइड कराती हैं सब्सिडाइज रेट पे फार्मर्स को, जो कि उनको खेत में ही मदद करती हैं कि जो जितना भी क्रॉप रेसिड्यू है उसको वापस से जो है खेत में ही उसको छोटा छोटा करके उसकी कटाई करके उसको वापस से ही खेत में मिला दिया जाए, जिससे कि वहाँ की सॉइल की उर्वरता को बढ़ाया जा सके। तो इस तरीके की बहुत सारी मशीन्स आती हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 100% ये सेंट्रली फंडेड स्कीम है, जिसमें कि सरकार जो है ऐसी मशीन्स को सब्सिडाइज रेट पे किसान को उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि उनको खेत में ही जो क्रॉप रेसिड्यू है, जो फसल के जो अपशिष्ट है, उसको जो है उसका निराकरण किया जा सके। इसके साथ साथ जो है एक जो कस्टमाइज्ड 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 हायरिंग सेंटर भी जो है, कस्टमाइज्ड हायरिंग सेंटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको भी सेटअप किए गए हैं कई जगह, जहाँ पर कि जो मशीन्स हैं, जिससे कि जो स्टबल को हम लोग मैनेज कर सकते हैं खेत में ही, तो उसको वहाँ से किसान जो है यहाँ पे हायर कर सकता है, कुछ दिन के लिए रेंट पर ले सकता है और अपना काम होने के बाद इसके जो है वापस यहाँ पे कर सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारी जो ऐसे पहल की गई है सरकार की तरफ से, जिससे कि जो स्टबल है उसको खेत में ही उसका प्रबंधन किया जा सके। इसके बाद एक होता है स्ट्रॉ बेलर। ये भी एक मशीन है जो कि जितने भी क्रॉप्स होते हैं, जितने भी क्रॉप्स के जो रेसिड्यू होते हैं, जो फसल का जो अवशिष्ट होता है, जो फसल के जो अवशेष होते हैं, उसको बहुत ही संकुचित कर देता है, उसको कंप्रेस कर देता है, जिससे कि उसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सके। लेकिन इसमें क्या होता है, जो किसान होते हैं वो स्ट्रॉ बेलर को बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ये जो पूरा मेथड है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम है। 1 एकड़ के लिए करीब हमें 1 घंटा चाहिए पूरे को उस खेत को साफ करने के लिए। तो यहाँ पे जो टाइम होता है, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग प्रैक्टिस है, इसलिए किसान जो है स्ट्रॉ बेलर को भी यहाँ पे प्रेफर नहीं करते हैं। इसके बाद जो है जितना भी क्रॉप रेसिड्यू है, जो भी फसल का अवशेष है, उसको बायोचार में भी बदला जा सकता है, और ठीक है, जिसको कि बाद में एज अ फर्टिलाइज़र भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसे एक उर्वरक के रूप में आगे यूज़ किया जा सकता है। एक है
डिकम्पोजर। पूसा डिकम्पोजर किसने बनाया है? वो बनाया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया है। किसे? पूसा डिकम्पोजर को। इस ये क्या करता है? जो जितना भी डीकम्पोजिशन प्रोसेस होता है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो जितना भी क्रॉप वेस्ट है, जो फसल का अवशेष है, उसको जल्दी से डीकम्पोज किया कर दिया जाता है, उसको जल्दी से वो सड़ाने में मदद करता है और फिर बाद में उसको मैन्योर की तरह, उर्वरक की तरह या फिर फर्टिलाइज़र की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे शॉर्ट टर्म वेराइटी राइस जो हैं वो उपलब्ध हैं, जैसे कि पूसा बासमती 1509 और PR 126। तो इससे क्या होगा, जब कम अवधि में ये पूरे जो राइस जो है वो पक जाएगा, तो यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा वापस से जो है अपनी पूरे खेत को तैयार करने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा समय मिलेगा। तो इसलिए जो शॉर्ट ड्यूरेशन पैडी वैरायटी है उसको भी हम लोग उसको प्रमोट करके, उसको बढ़ावा देकर भी स्टबल बढ़ने की समस्या की रोकथाम जो है हम कर सकते हैं। तो इसके अलावा और बहुत सारे जो विकल्प हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं, हम एक नज़र उस पर भी डाल लेंगे। ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स, जो वैकल्पिक फसलें हैं, उसको बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि जो किसान है उसकी उनकी आय को भी बढ़ाया जा सके, और साथ साथ जो वीट और पैडी के जो कटाई और बुआई के जो समय में जो बहुत ही कम समय मिलता है, उसको भी वहाँ पे उसको खेत को साफ करने की जगह जो है दूसरे फसलों को जो है और बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि स्टबल बर्निंग का पूरी समस्या का रोकथाम किया जा सके। और जो मशीन है उनको जो है रेंट में, ठीक है, किराए पर मशीनों की उपलब्धता होनी चाहिए, जिससे कि जो है किसान का बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट इन मशीनों पे ना लगे, और साथ साथ जितना भी अवशिष्ट प्रबंधन है उसको भी हम अच्छे से कर सकें। अफोर्डेबिलिटी, इसका जो किसानों का सामर्थ्य है उसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर किसानों को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, अगर उनका किराया बहुत ज़्यादा होगा, या फिर अगर उसकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा होगी, तो किसान जो है उसे प्रेफर नहीं करेंगे। तो उनकी अफोर्डेबिलिटी पे, उनके सामर्थ्य पे भी ध्यान रखना होगा, और उसकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत ही मिनिमल हमें रखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो एग्रो वेस्ट कलेक्शन सेंटर है उसको भी हमें बढ़ावा देना पड़ेगा, कृषि अपशिष्ट संग्रह केंद्र स्थापित करना पड़ेगा, जिससे कि जहाँ पे जो किसान है वहाँ पे वो अपने क्रॉप रेसिड्यू को ले जाएं और उसके बदले जो है उनको कुछ पैसा ऑफर किया जाए, ताकि किसान जो है इनको प्रोत्साहित किया जा सके। और वहाँ पे उसके बाद जब इन सेंटर से जब बहुत सारा क्रॉप रेसिड्यू कलेक्ट हो जाएगा, उससे हम लोग और बहुत सारा काम कर सकते हैं, जैसे कि उसे फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आजकल तो क्या होता है, आजकल जितने भी जो क्रॉप रेसिड्यू हैं उससे पेपर बनते हैं, कार्डबोर्ड बनते हैं, बहुत सारे पैकिंग मटेरियल बनते हैं, तो इसको हम और कामों में भी लाया जा सकता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जितने भी जो क्रॉप रेसिड्यू है उसको जला के बायोमास के ज़रिए जो है इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा रही है। तो इसको और भी बहुत तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम जो जियो स्पेशल टेक्निक है, ठीक है, जियो स्पेशल टेक्निक है, उससे भी हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा जो है पराली जलाई जा रही है, और वहाँ पर जो है हम लोग जो है बायोमास प्लांट को स्थापित कर सकते हैं, जिससे कि इस स्टबल बर्निंग की पूरी समस्या से हम निपट सकें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है पूरा पेपर नंबर 3 का क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑल्सो डिस्कस इट्स वेरियस डायमेंशंस एज प्रपोज बाय डैनियल गोलमैन। इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर संवेगात्मक बुद्धि से आपका क्या मतलब है, साथ ही डैनियल गोलमैन द्वारा प्रस्तावित इसके विभिन्न आयामों पर भी चर्चा करें। तो अब हम इस क्वेश्चन को पूरा यहाँ पर देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर जो इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर संवेगात्मक बुद्धि जो है वो होती क्या है। तो संवेगात्मक बुद्धि या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस को हम कह सकते हैं, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध जो है वो भावनाओं से है, वो फीलिंग से है। और अगर हम गोलमैन जी की अगर हम डेफिनेशन पे जाएं, या फिर उसको अगर हम परिभाषित करें, तो वो कहते हैं कि यह अपने एवं दूसरों की भावनाओं को पहचानने की क्षमता तथा अपने आप को अभिप्रेरित करने एवं अपने संबंधों में संवेग को प्रभावित करने
करने की क्षमता है। ये कहना किसका है? ये गोलमैन का कहना है। तो इन्होंने क्या कहा है कि ये जो पूरा जो इमोशनल इंटेलिजेंस है या फिर संवेगात्मक बुद्धि है, इससे हम अपनी के साथ साथ, ठीक है, हम अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरे की भी भावनाओं, दूसरों की भी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने और दूसरों की, दोनों की भावनाओं को समझते हैं, उसको पहचानते हैं और उसको प्रबंधन करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। और ये अपने आप को, हमें खुद को और दूसरों को किसी भी काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड करता है, बहुत ही ज़्यादा अभिप्रेरित करता है और इन्फ्लुएंस करता है कि हम कोई भी कार्य जो है वो कर सके। हमें अब दूसरा कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है, हमें दूसरा कार्य करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करता है। कौन करता है? ये इमोशनल इंटेलिजेंस का काम है। इसके साथ साथ जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसकी मदद से हम आपस में अच्छे रिश्ते भी बनाते हैं और किसी परिस्थिति के अनुकूल ही अपनी प्रक्रिया देते हैं। जब हमें पता होता है कि हम दूसरे की भावनाओं को पता होता है कि वो किस तरीके से फील कर रहे हैं, जब हमें अपनी भावनाओं का पता होता है, अगर हम सेल्फ अवेयर होते हैं, तो हम उस हिसाब से जो है कोई भी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है हम अपने व्यवहार को जो है बदल लेते हैं, अपने आप को उसके अनुरूप जो है ढाल लेते हैं। तो ये हो गई हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे कि आखिर इसके क्या क्या डायमेंशंस हैं, क्या क्या 5 आयाम हैं जो कि गोलमैन ने दिए थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस या फिर आत्म जागरूकता। इसमें क्या होता है? इसमें लोगों को पता होता है कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस उन लोगों को पता होता है और अपने उसी हिसाब से वो इमोशंस को कंट्रोल करके ही कोई भी एक्शन लेते हैं। तो इसमें ये क्या होता है? भावनाओं में वो बहुत ज़्यादा नहीं बहते। उन्हें पता होता है कि उनकी भावनाएं क्या हैं, किसके साथ वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं। वो अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो जो इमोशंस में कैरिड अवे नहीं होते, जिसको कहते हैं ना कि भावनाओं में बह जाना, वो भावनाओं में नहीं बहते और किस तरीके से, किस सिचुएशन में कौन सा एक्शन करना है, किस तरीके से बिहेव करना है, उन्हें पता होता है। तो ये होता है कि जितने भी इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान होते हैं, वो अपनी भावनाओं को, उनको पता होता है कि वो किसी चीज़ के बारे में क्या फील कर रहे हैं। किसी भी इवेंट को लेकर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर उनको पता होता है कि उनके इमोशंस क्या हैं, उनकी भावनाएं कैसी हैं, और अपने मूड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने नहीं देते और जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही एक्शंस जो हैं वो लेते हैं। इसके साथ साथ सेल्फ रेगुलेशन, आत्मनियमन होता है। इसमें क्या होता है? अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और अपने बिहेवियर में और एक्शन में बदलाव लेकर आते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके ही कोई भी एक्शन लिया जाए। तो ये सिविल सर्वेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस रखता है कि अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल करें। अगर किसी भी चीज़ पे, पॉलिसी पे काम कर रहे हैं या फिर अगर वो पब्लिक के साथ डील कर रहे हैं, तो किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करके पूरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्शन लेने को ही हम क्या कहते हैं? सेल्फ रेगुलेशन। बहुत ज़्यादा भावनाओं में न बहने को हम कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन। इसके बाद हम बात करेंगे सोशल स्किल्स की, सामाजिक कौशल की। ये हमें क्या मदद करता है? ये यहाँ पे मदद करता है कि हम किस तरीके से लोगों से कोई भी संबंध जो है वो स्थापित करते हैं। इससे हम लोग, क्या होता है, जो जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होता है, जो आपकी भावनाओं को समझता है, आप उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और आप अपनी मन की बात जो है उनसे कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाते हैं और आपको उनसे ही बात करना पसंद होता है। आप अपनी बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सिविल सर्वेंट्स के लिए कि आप अपनी बातों से कैसे दूसरे को, जो पब्लिक है, जो आम जनता है, उसको कैसे उनको समझा सकते हो अपनी बातें। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान के लिए। उनको मदद करता है, जितने भी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो उनको मदद करता है सोशल स्किल्स डेवलप करने में, ताकि वो अपने के साथ साथ दूसरों की भी भावनाओं को पहचाने और उसको मैनेज कर सकें। इसके बाद हम बात करेंगे एम्पैथी की, मतलब कि सहानुभूति की, कि दूसरों की भावनाओं को समझना। सिंपल एम्पैथी क्या होता है? दूसरे की भावनाओं को समझना। कहते हैं ना कि पुटिंग इन अनदर पर्सन शूज, कि दूसरों की स्थिति में रख के सोचो कि उन पर क्या बीत रही है। तो दूसरों की भावनाओं को यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है और
बहुत ज़्यादा कैरिड अवे होके भावनाओं में बहुत ज़्यादा बहकर बिना बहे जो है कोई भी एक्शन लेना, तो इसको हम कहते हैं एम्पैथी। ठीक है, दूसरों की आप भावनाओं को तो समझ रहे हैं, लेकिन जो क्या अनुकूल है उस परिस्थिति में, उसके अकॉर्डिंग ही कोई भी एक्शन लेना। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मोटिवेशन की, प्रेरणा की। जैसे कि हमने बात की, जो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, उन्हें उन्हें बाहर से कोई भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें बाहर से अभिप्रेरित करने की ज़रूरत नहीं होती। वो खुद से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, वो खुद से नई नई चीज़ों को ट्राई करने में नहीं कतराते हैं, बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं। तो उनका जो मोटिवेशन लेवल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। वो किसी भी कार्य को जो है वो पूरे उत्साह से करते हैं, पूरे कॉन्सेंट्रेशन से करते हैं, पूरा ध्यान लगा के और पूरी ऊर्जा के साथ ही करते हैं। तो ये बहुत सारे जो ये 5 डायमेंशंस जो थे वो गोलमैन ने दिए थे। और जो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये भी, इसको भी आगे किसने बढ़ाया है, ये डैनियल गोलमैन के ही एफर्ट से जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको बहुत ज़्यादा जो है आगे बढ़ाया गया है। तो जो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होता है, हमने क्या सीखा कि जो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होता है वो ओपन माइंडेड होता है, वो कोई भी कार्य करने से नहीं कतराता, वो दूसरे की भावनाओं को समझता है, पहचानता है और उसको मैनेज करता है। अपने साथ साथ दूसरों की भी फीलिंग्स को समझने को ही हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच।